सामने आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास व्यक्ति से, और आज हमारे सामने जो व्यक्ति हैं वो बहुत खास हैं। आपने अभी तक मेट्रो मैन की बात की सुनी होगी, ई श्रीधरन की बात सुनी होगी, मिसाइल मैन की बात सुनी होगी, और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एयरपोर्ट मैन से। जी हाँ, हमारे साथ आईएएस हैं अरुण वीर सिंह जी, जो इनको एयरपोर्ट मैन के नाम से पुकारा जाता है। वो वर्तमान में जेवर एयरपोर्ट के सीईओ हैं, फिल्म सिटी का जिम्मा भी देख रहे हैं, और यमुना एक्सप्रेस वे के भी सीईओ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। मेट्रो मैन, मैंने आपको बताया मेट्रो मैन की बात हम लोगों ने सुनी, मिसाइल मैन सुना, और आपको एयरपोर्ट मैन। क्यों आपको एयरपोर्ट मैन कहा जाता है? आप लोग स्नेह से कहते होंगे, बाकी तो काम चूँकि बहुत समयबद्ध रूप से और 2 से ढाई साल के अंदर ये सारा एयरपोर्ट का काम हो गया, चाहे लैंड एक्विजिशन का काम हो, चाहे बिडिंग का काम हो, चाहे कंसेशन एग्रीमेंट का काम हो, सारी चीज़ें एक नियत समय में हो गई, जो कि पहले कभी नहीं हुई थी कहीं पर भी। तो संभवतः इसीलिए लोग प्यार बस ये शब्द का इस्तेमाल करते होंगे। हालांकि मैं इस प्रकार के उसके लिए उपाधियों के लिए योग्य नहीं हूँ, और केवल आपकी मानता कि मैं अपने शासकीय दायित्वों का केवल निर्वहन कर रहा हूँ। नहीं, ये बड़ी बात है कि विश्व के विशालतम एयरपोर्ट में से एक को टाइम बाउंड उसको करा देना, शायद यही कारण है कि आपको एयरपोर्ट मैन कहा जाता है। जी सर। कितना क्या खासियत है इस एयरपोर्ट की, जेवर एयरपोर्ट की, और ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? सरकार का मानना है कि 2023 तक फर्स्ट फेज तैयार हो जाना चाहिए, रनवे स्टार्ट हो जाना चाहिए। देखिए, जेवर एयरपोर्ट जो है वो प्रारंभिक रूप से जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो इसमें 2 रनवे की बात हुई थी, और 2 रनवे के लिए 13 से 34 हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। बट यहाँ पर हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो ये देखा गया कि चूँकि इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही वर्ल्ड क्लास की है, ऑलरेडी ये जो है 6 लेन एक्सप्रेस वे पे स्थित है, साथ ही साथ ये ईस्टर्न पेरिफेरल भी इसके ऊपर से गुजर रहा है। इसके जो हिंटरलैंड है उसमें उत्तर प्रदेश के कम से कम 22 से 24 ज़िले हैं, पूरा वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी आता है, राजस्थान के ज़िले से सटे हुए हैं, साथ ही साथ इसके हरियाणा से कनेक्टिविटी इसकी बहुत नज़दीक है, और दिल्ली इसके साथ सटा हुआ है। तो ये देखते हुआ कि इसका और भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके और विस्तार की बात की जाए, और कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि इसको 4 से 6 रनवे का बनाया जाए। तो इस पर भी फिजिबिलिटी स्टडी कराई गई, और अब 5 रनवे का ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, जिसमें प्रारंभिक चरण में 2 रनवे होंगे, और इसकी उड़ान जो है पहली कमर्शियल फ्लाइट 2023 नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि ये एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा। हालांकि चीन हमसे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 6 वहाँ पर रनवे हैं, चल अभी 5 ही रहे, आप नहीं बता। तो कैसे क्या ये एशिया का सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़े 2-3 एयरपोर्ट में एक होगा। नंबर 2 कहें, नंबर 1 कहें, तो समय के साथ स्थापित होगा। लेकिन हमारी आबादी है और जो एयर ट्रैफिक है, जिस हिसाब से उसकी बढ़ोतरी है, जिस हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन है, और डोमेस्टिक ट्रेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भारत में, तो यहाँ पर ग्रोथ की बहुत ही इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत रैपिड ग्रोथ है एविएशन सेक्टर में। तो उसके देखते हुए ये माना जाएगा कि हम चीन से किसी भी मुकाबले में पीछे नहीं रहेंगे, और यह चीन के बराबरी का ही एयरपोर्ट होगा, और बहुत बड़ा एयरपोर्ट होगा। विश्व के सबसे बड़े 4-5 एयरपोर्ट में एक होगा। 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, अगर मैं गलत ना हूँ तो। कैसे इतना पैसा फंड कहाँ से जुटा रहे आप लोग? नहीं, देखिए, इसमें ये पीपीपी मॉडल पे एयरपोर्ट बन रहा है। इसमें राज्य सरकार ने अपनी हिस्सेदारी और 3 अथॉरिटीज़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी, इनकी हिस्सेदारी की है। तो इस प्रकार इसमें लैंड जो पार्ट है वो 4 स्टेक होल्डर्स ने लिया है, जिसमें 37.5% राज्य सरकार ने दिया है, 12.5% ग्रेटर नोएडा ने, 12.5% यमुना ने, और 37.5% नोएडा ने दिया है। तो इस प्रकार लैंड इक्विटी जो है स्टेट की है, और पीपीपी मॉडल पे इसकी ग्लोबल बिडिंग हुई है। तो जो इसमें डेवलपर है, जो कंसेशनायर है, वो निर्माण कार्य करेगा। निर्माण कार्य में कोई पैसा नहीं लगेगा राज्य सरकार का या किसी भी अथॉरिटी का, कोई पैसा नहीं लगेगा, लैंड ही इक्विटी है। एयरपोर्ट एजी ने बहुत लैटिन अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में भी तमाम एयरपोर्ट बना रहा है, और दुनिया के सबसे वर्ल्ड की सबसे जानी मानी कंपनियों में से एक है जो बना। हीथ्रो एयरपोर्ट की बात करें, वो सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे विशालतम हो रहा, लेकिन कनेक्टिविटी ना होने की वजह से काफ़ी समय तक उसको प्रॉपरली रन नहीं किया जा सका। तो यहाँ पर ऐसी क्या व्यवस्था आपने की जो प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, लोग आसानी से पहुँच सकें?
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी का सारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और कनेक्टिविटी पर है, और कनेक्टिविटी ही की है। बिना कनेक्टिविटी के एयरपोर्ट की सफलता संभव नहीं है। तो अभी वर्तमान में ये जो एयरपोर्ट बन रहा है वो ऑलरेडी एक्सप्रेस वे पे बन रहा है। तो एक तो एक्सप्रेस वे से इसकी कनेक्टिविटी है। जैसा मैंने अभी रिक्वेस्ट किया कि इंटरचेंज बना करके हम इसको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से भी जोड़ रहे हैं। यहाँ पर मेट्रो आ रही है, मेट्रो स्टेशन भी यहाँ रहेगा। और अभी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने जो DPR बनाई है, जो दिल्ली से वाराणसी जो बुलेट ट्रेन चलेगी, हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, उसका स्टॉपेज भी जेवर एयरपोर्ट पे। अच्छा, वो बुलेट ट्रेन से भी कनेक्टेड होगा? ये प्लान कर दिया गया है और जेवर एयरपोर्ट पर स्टॉपेज होगा। आपने शानदार तरीके से पूरा वेल प्लान्ड किया है। अब सवाल सबसे बड़ा है कि इसके लिए बहुत बड़ी लैंड की ज़रूरत है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी करीब 9,000 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो लेकिन मात्र 500 किसानों को ही अभी तक उनका जो रेमुनेशन है वो दिया जा सका है। बाकी किसानों को नहीं, देखिए, 13 से 34 हेक्टेयर ज़मीन ऑलरेडी अधिग्रहित की गई है और सभी को मुआवजा मिल चुका है। कोई मुआवजे के लिए बाकी शायद 10-20 लोग ऐसे हों जो बाहर रहते हों, जो विदेशों में हों, ना मुआवजा लेने आ सके हों, या कोई वारिसान का हो, कोई डिस्प्यूट हो, या कोई लीगल डिस्प्यूट हो। तो मुश्किल से लेस देन 2% ही लोग होंगे या 1% होंगे जिनको मुआवजा नहीं मिला है। 100% मुआवजा बढ़ चुका है और उनको रिहेबिलिटेशन कराने का भी काम शुरू हो गया। R&R का काम भी कर रहे हैं और एक नया हम बसा करके नया सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। जेवर बांगर एक जगह है 50 हेक्टेयर में, उसके भी टेंडर हो गए और वहाँ पर भी मौके पे सड़क, सीवर, बिजली घर और सभी चीज़ों का काम शुरू हो गया। उसको भी एक मॉडल शहर की तरह बना के दे रहे हैं। टप्पल बहुत कुख्यात रहा, मैं कह सकता हूँ फेमस तो नहीं रहा किसानों के आंदोलन को लेकर के। टप्पल को लेकर के क्या योजना है आपकी? टप्पल हमारे मास्टर प्लान फेज़ 2 का हिस्सा है, जिसका मास्टर प्लान स्वीकृत हो चुका है। और टप्पल में हम लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग लाने जा रहे हैं, बहुत बड़ी योजना लाए जा रहे हैं। और अभी परसों ही हमने यमुना प्राधिकरण के बोर्ड ने यहाँ पर लैंड पूलिंग पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है, उसके तहत यहाँ पर ज़मीन लेने का निर्णय लिया है। और इस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक हब हम यहाँ बनाने जा रहे हैं और टप्पल का पूरा काया पलट हो जाएगा। आप अक्सर देखा जाता है कि हवाई जहाज़ तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन मेंटेनेंस की कोई व्यवस्था नहीं होती। मेंटेनेंस के लिए हमको दूसरे देशों में जाना पड़ता है या कहीं जाना, तो उसके लिए क्या कोई व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर कि यहीं पर वो मेंटेन हो जाएं और रिपेयर होकर के लग जाए? एक रनवे और MRO के लिए अभी ज़मीन एक्वायर करना शुरू करेंगे अगले 15 दिनों के अंदर, और उसमें MRO और एविएशन रिलेटेड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। काफ़ी MRO के लोगों से बात चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की बात चल रही है और बड़ी कंपनियों से बात चल रही है, जिसका विवरण मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। लेकिन बहुत जल्दी ही MRO फैसिलिटी हिंदुस्तान में होगी और बहुत बड़े स्तर पर होगी और वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को और पैसिफिक क्षेत्र को भी कैटर करेगी। चलिए, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, आप बने रहे सर हमारे। आप भी कहीं स्क्रीन छोड़ करके अपना मत जाइए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे फिल्म सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको लेकर के यूपी और महाराष्ट्र में करीब करीब ठन सी गई है। उस पर कहाँ तक काम पहुँचा और यमुना एक्सप्रेस वे जो कि ग्रेटर नोएडा से जोड़कर को आगरा से जोड़ता है, उसका काम कहाँ तक पहुँचा, इस पर जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सर। जब कोई बड़ी चीज़ बनती है तो उसके लिए तमाम सुविधाओं की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आप वहाँ पर दे रहे हैं जिससे लोगों को कोई असुविधा ना महसूस हो, क्योंकि वर्ल्ड के सारे लोग यहीं पर आकर के उतरेंगे? देखिए, जैसा मैंने बताया, कनेक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक नया शहर बसाने की भी योजना है, जो कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास हम एक नया स्टेट ऑफ आर्ट एक सिटी बसाना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी बसाना चाहते हैं। उसके लिए मास्टर प्लान रिवीजन का काम चल रहा है। 2041 के मास्टर प्लान रिवीजन का काम करा रहे हैं
जो यूरोप में जिस तरह के शहर हैं जहाँ पर स्क्वायर पे कोई भी आदमी शाम को निकल करके एंजॉय कर सकता है लाइफ, नीचे कमर्शियल है ऊपर रेजिडेंशियल है, इस तरह का कुछ कंसेप्ट हो जहाँ पर स्ट्रीट्स में सारी सुविधाएं मौजूद हों, चाहे वो आर्ट है, चाहे कल्चर है, चाहे हेरिटेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। लोगों का खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान रहता है और दूसरा जो नेचुरल कॉज के लिए जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी, उसके क्या उपाय किए आपने इसमें? देखिए, उसके आसपास काफ़ी चीज़ें हम लोग फैसिलिटीज़ में बना रहे हैं। तमाम हम लोग फुटप्रिंट कमर्शियल ला रहे हैं जिसपे कि प्लाजाज और होटल्स, एरो सिटी बनाई जा सके, साथ ही साथ कमर्शियल प्लाजा बनाए जा सकें और सब प्लान्ड हों। ऐसा नहीं होता है, होना चाहिए कि हैब्जर्ड डेवलपमेंट हो। ऐसा बहुत से एयरपोर्ट पे हुआ कि इसके सामने वाले गांव में या उसके साथ जगहों पर बहुत सारे उदाहरण हैं देश में, बहुत ज़्यादा हैब्जर्ड डेवलपमेंट हुआ। कनेक्टिविटी की बात बार बार आती है। आपने बताया कि आप मेट्रो से इसको जोड़ रहे हैं, बुलेट ट्रेन से जोड़ रहे हैं, बस से जोड़ रहे हैं, ट्रेन से जोड़ रहे हैं, और क्या क्या साधन है, क्या फैसिलिटीज़ आप यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं जिससे? नहीं, बसेज भी हमने शुरू की, एक यमुना सारथी सेवा शुरू की है जो कि बॉटनिकल गार्डन से आ रही है, वो जेवर एयरपोर्ट तक बढ़ जाएगी, अभी सेक्टर 25A तक आ रही है और ऐसे ही 50 बसेज चलाने की योजना है जिससे लगातार नोएडा से मेट्रो की कनेक्टिविटी तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन सीधे बस सेवा भी आ सके यहाँ पर। इसके अलावा मेट्रो के साथ साथ एक लाइट PRT सिस्टम होता है, आजकल पार्ट टैक्सीज़ का एक कंसेप्ट है जिसमें कि छोटे छोटे टैक्सीज़ जिनको कहें या उनको केबिन कहें, जिसको केबिन कहेंगे, या उस तरह के केबिन में 8 से 10 लोग बैठ करके जहाँ चाहें वहाँ उतर सकते हैं। उस स्टेशन पर वो केबिन उनको छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है, जिससे कि लोगों के आवागमन के लिए एक नया सुविधा और एक नई चीज़ यहाँ पर आ सके। कितना रोज़गार, चूँकि बेरोज़गारी काफ़ी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें रोज़गार के अपार संभावना है, कितना डायरेक्ट कितना इनडायरेक्ट रोज़गार मिलेगा यहाँ पर लोगों को? देखिए, अभी एयरपोर्ट से तो लगभग 50 से 60 हज़ार सीधे रोज़गार मिलेगा और कम से कम 1.5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोज़गार मिलेगा। और अभी जो इंडस्ट्री आई है उसी से लगभग 2 लाख रोज़गार पैदा हो गए। और जो इंडस्ट्रियों की जो परिकल्पना, हमने तमाम तरह के क्लस्टर यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप किए हैं, जैसे विदेशों में होता था उस तरह के क्लस्टर्स बनाए गए हैं। एक हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर बनाया गया है, सब कोविड काल में हुआ है, आपको जान के खुशी होगी। एक अपैरल क्लस्टर, नहीं, ये बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए तो आपको एयरपोर्ट मैन कहा जाता है। एक MSME क्लस्टर बनाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री ने टॉय सिटी की बात की थी, जो चाइना से जो खिलौने इंपोर्ट होते हैं उन पे ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो जैसी ये घोषणा हुई, क्योंकि अब हम लोग लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि टॉयज़ पूरे वर्ल्ड में 7 अरब की ये एक इंडस्ट्री है, तो इसको भी आगे बढ़ाने की इंडस्ट्री है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की वैसे ही हमने टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ बात की और आपको जान के खुशी होगी कि 1 से 15 बड़ी टॉय इंडस्ट्री जो देश की, वो ऑलरेडी उनको प्लाट अलाट किया जा चुका है। तो ये मतलब हम खिलौने भी वहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों को खिलौने से भी महरूम नहीं रहना पड़ेगा। और भारत का बड़ा भारी योगदान होने वाला है खिलौनों की दुनिया में, स्पेशली वुडन टॉयज़ के साथ, सिरेमिक टॉयज़ के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ में भी बहुत ज़्यादा बनेंगे जो अभी चाइना पर काफ़ी निर्भरता है, क्योंकि BIS स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी सरकार ने बढ़ाए हैं कि सस्ते और हल्के ऐसे कोई खिलौने भारत में ना आ सकें जिनसे कि जिनका हेल्थ हजार्ड हो। तो उसके नाते बहुत अच्छा एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो इसलिए वो बहुत उत्साहित हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं, उनको हमने अलॉटमेंट किया है। आप तो लंबे समय से काम को देख रहे हैं और लंबे समय से ये योजना चल भी रही है, कई वर्ष हो गए इसको। क्या लगता है कि सबसे आपका पसंदीदा काम यहाँ पर क्या था कि आपने ये किया, आपको सेटिस्फैक्शन मिला? जी, एयरपोर्ट की स्थापना सबसे बड़ा जॉब सेटिस्फेक्शन है, लाइफ टाइम चीज़ है, जो बहुत रेयर अवसर इस तरह का मिलता है कि आप किसी एयरपोर्ट की परिकल्पना में उसके सर्वे से लेकर उसके फार्म भरने पर, उसके फार्म पे दस्तखत करने से लेकर के उसके कंसेशन एग्रीमेंट तक पे दस्तखत करें, ऐसा बहुत रेयर हो पाता है। तो यहाँ हम ही लोगों ने एप्लीकेशन दी, हम ही लोगों ने इसका वेलेस सर्वे कराया, उसके बाद इसके लिए सर्वे के बाद इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कराई, कंसल्टेंट नियुक्त किया, फिर बिडिंग की, फिर कंसेशन एग्रीमेंट किया और अब उन्होंने मास्टर प्लान भी सबमिट कर दिया है, जो कि मास्टर प्लान जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में भेजा गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी और DGCA के कमेंट के लिए। वो बहुत जल्दी मास्टर प्लान पास हो जाएगा, इसके बाद निर्माण कार्य यहाँ शुरू हो जाएगा। आपने कहा निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, यानी कभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 तक जो मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है कि फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाए, क्या हम स्टार्ट कर पाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई डिले नहीं होगा। 2.5 साल में ये यहाँ पर जो है वो पहली जो है पैसेंजर
उड़ान हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और बहुत बड़ी बात है कि चूंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 70 से 80 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, हमारा जो भारतीय है वो ज़्यादातर पैसे को ज़्यादा कहाँ से कम में मिल जाए, तो क्या इस पर बहुत ज़्यादा भार तो नहीं होगा कि टिकट ज़्यादा हो या ट्रेवल करने में दिक्कत हो? क्या उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं आप लोग? ज्यूरी इस बात के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है कि सबसे कम जो है वो ट्रैफिक टैक्स वो लगाता है, और उन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया है, जो प्रेजेंटेशन दिए हैं और अभी जिस तरह से उन्होंने प्लान किया है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ टिकट सस्ता होगा नई दिल्ली के IGI के मुकाबले, और पैसेंजर्स के ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा। कमर्शियल बहुत सारा तरीका होता है, MRO होता है, एरोसिटी होती है, इन सबसे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। बहुत सारी एक्टिविटी, नॉन एरो एक्टिविटी और एरो एक्टिविटी से भी पैसे काफ़ी जनरेट होते हैं, एंड ज्यूरी उसमें एक्सपर्ट है, तो किसी प्रकार का कोई पैसेंजर पे भार नहीं पड़ेगा। अगर टिकट महंगा होगा तो निश्चित तौर से लोग IGI के मुकाबले नहीं आएंगे। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब पैसेंजर पर भार नहीं डाला जाएगा, बल्कि दूसरे एवेन्यूज़ खोजे जाएंगे अपने रेवेन्यू के, नॉन एरो एक्टिविटीज़ से जी रेवेन्यू जनरेट किया जाए। चलिए, आप बधाई की पात्र हैं, आपने इस एयरपोर्ट को 2023 तक चलाने की बात की है। आगे बढ़ लेते हैं, फिल्म सिटी की बात कर लेते हैं। फिल्म सिटी एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है यूपी के मुख्यमंत्री का। कहाँ तक पहुँची ये योजना अभी तक? अभी तो शुरुआत भी हो गई है, 1000 स्क्वायर फीट में बनना है इसको। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि आप लोग फिल्म सिटी के बारे में एक बनाइए, एक प्रेजेंटेशन दीजिए, और सभी से कहा गया था कि सभी अथॉरिटीज़ दें। तो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्म सिटी से जुड़े लोगों को फिल्म बंधु की बैठक बुलाई थी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बैठक हुई थी, तो उसमें मैंने प्रेजेंटेशन दिया था और ये प्रस्तावित किया था कि यमुना एक्सप्रेसवे पे ही एयरपोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर सेक्टर 21 है, जहाँ पर 1000 एकड़ लैंड है। तो इस लैंड में कमर्शियल भी है और इंडस्ट्रियल भी है, और फिल्म जो है इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है मास्टर प्लानिंग में कि इसके लिए चिन्हित कर दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जितने भी डायरेक्टर्स लोग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जुड़े थे या जो लोग आए थे, फिल्म निर्माता, सभी लोगों ने सहमति दी कि कनेक्टिविटी के लिहाज से चूँकि ये सबसे अच्छी जगह है और यहाँ पर फिल्म सिटी बनाया जाना सबसे उपयुक्त रहेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की हरी झंडी पाने के बाद हमने तुरंत उस पर काम शुरू कर दिया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझसे कहा कि आप इसके कंसल्टेंट की नियुक्त करिए, इसके DPR बनवाइए और फिर इसको कैबिनेट में भेजिए। आपके इस प्रोजेक्ट देने से तो महाराष्ट्र की सरकार हिल गई। उद्धव ठाकरे कहने लगे कि ये यहाँ से वापस मतलब कोई ले नहीं जा सकता है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के लिए वो फिल्म सिटी बना रहे हैं, और ये एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाई। विश्व स्तरीय बनेगी तो जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड को कहीं ना कहीं धक्का लगेगा ना सर? नहीं, ये तो देखिए देश में और भी फिल्म सिटी हैं, हैदराबाद में है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप बना रहे हैं ना। बॉलीवुड 500 एकड़ में है और आप 1000 एकड़ में बना रहे हैं। नहीं, अभी एक अलग चीज़ का, एक नॉर्थ इंडिया में भी एक सेंटर चाहिए फिल्म सिटी का, और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। समय की मांग है, जिस प्रकार यहाँ काफ़ी लोग, यहाँ के लोग जो हैं वो प्रोडक्शन में हैं, काफ़ी लोग टेक्नीशियन हैं। आप देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा रिप्रेजेंट करता है, देश की 1/4 आबादी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ नहीं, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है उत्तर प्रदेश। यहाँ के लोगों के लिए और एक सुविधा यहाँ होगी, और वो किसी से कोई उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। एक नए सिरे से एक नई चीज़, विश्व स्तरीय चीज़ बनाने की बात है। नहीं, कंपटीशन तो नहीं, लेकिन आपने हिला तो दिया ना सर उनको। वो हिल गए हुए कह रहे हैं कि बॉलीवुड को लेके जाने की यहाँ से कोशिश की जा रही, साजिश की जा रही कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए सर, एक और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का चला है, एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे आप, और फिर हम आपसे यही कहेंगे कि आप स्क्रीन छोड़ करके ना जाइए, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो कहाँ तक पहुँचा और कब आप उस पर चल पाएंगे ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और फिल्म सिटी अभी कब तक डेवलप हो पाएगी, कि क्या इसके आयाम है, इस पर भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सर। फिल्म सिटी एक सपना
वो सपना जो लोग मुंबई जाकर के पूरा करने की कोशिश करते हैं और अंधेरे में खो जाते हैं, वो सपना यहाँ यूपी में कब तक पूरा हो जाने की उम्मीद है? देखिए, वो बिल्कुल उजाले की तरफ है वो सपना। और 14 तारीख को हमने लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया है, कंसल्टेंट के नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। वैसे तो 90 दिन का समय दिया गया है, लेकिन 2 माह में DPR तैयार हो जाएगी और माननीय मंत्रिपरिषद के सामने रखी जाएगी। और इसका जो भी फाइनेंशियल मॉडल आएगा, अगर PPP मॉडल पे बनाया जाता है या अन्य किसी मॉडल पे बनाया जाता है, तो इसके निर्णय के साथ साथ इसकी बिडिंग हो जाएगी। और एयरपोर्ट के साथ साथ फिल्म सिटी भी बिल्कुल आपको बनती हुई दिखेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो लगता है ये तो सोने पे सुहागा हो गया, एक तरफ जेवर एयरपोर्ट और एक तरफ फिल्म सिटी। जी बिल्कुल, दोनों साथ साथ ही आपको मतलब 2023 तक हम मान सकते हैं, 2023 तक। ये तो अच्छी बात है कि आपको क्या लगता है कि ये फिल्म सिटी बनने से जो हमारे तमाम कलाकार हैं जो वहाँ जाकर के खो जाते हैं, अपनी प्रतिभा को नहीं दे पाते हैं, अब उनको जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ही अपनी वो प्रतिभा का बहुमुखी आयाम। निश्चित तौर से जो बॉम्बे जाने में जो कठिनाई का सामना उनको करना पड़ रहा है वो दूर होगा। क्या क्या चीज़ होगा 1000 स्क्वायर फीट? देखिए, कोशिश यही है कि इसमें सारी चीज़ें हों, मतलब फिल्म स्टूडियोज़ हों, आउटडोर लोकेशन की चीज़ें हों, इसके साथ डिजिटल हो। बच्चों की फिल्में आजकल बहुत बन रही हैं, अब वेब सीरीज़ बहुत बन रहा है, VFX बहुत बन रहा है। तो ये सारी सुविधाएं हैं, हो वॉइस मिक्सिंग हो, रिकॉर्डिंग हो, म्यूजिक मिक्सिंग हो, इस तरह के इंस्टीट्यूट भी हों, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हों जहाँ इस तरह के ट्रेनिंग दी जा सके। क्योंकि अगर आप एक जगह सारी चीज़ें नहीं देंगे और ये उम्मीद करेंगे कि शूटिंग यहाँ होगी और मिक्सिंग कहीं और होगी, डबिंग कहीं और होगी, तो फिर वो सफल नहीं होगा। तो सारी चीज़ें अगर एक कैंपस में होंगी, एक जगह होंगी, समेकित रूप से होंगी, तभी ये चल पाएगा। तो इसीलिए इसको चाहे वार्नर स्टूडियो हो, चाहे यूनिवर्सल स्टूडियो हो, चाहे रामोजी स्टूडियो हो या बम्बई फिल्म स्टूडियो हो, इन सब के सफलता के पीछे है कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो सारी चीज़ों को और जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको स्टडी करके एक जगह पे इकट्ठा करना है। और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडर्न, जो कल अगले 20 साल 25 साल में जो होना है, वो उसका प्लेटफॉर्म भी आज ही तैयार होना चाहिए। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत जोर रहेगा। क्या लगता है कि जब यूँ तो कई और भी फिल्म सिटी बनी, हैदराबाद फिल्म सिटी बनी, चेन्नई में बनी, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो बॉलीवुड ने हासिल किया। उत्तर प्रदेश का लगता है इससे अलग होगा कुछ, क्या नया मुकाम हासिल कर पाएंगे हम लोग? तो अब चूँकि समय बदल रहा है और भी आपको जगह जगह पे नए इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बनानी है, देश आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए ये बनाया जा रहा है। और निश्चित तौर से इसमें ये नहीं, बॉलीवुड तो हमारे बरसों का 50 साल या 70 साल के मेहनत का फल है। तो वो आप उस चीज़ को एकाएक जो है वो नहीं कह सकते कि वो चीज़ तुरंत हो जाएगी, लेकिन निश्चित तौर से एक नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्लेटफॉर्म ये तैयार होगा देश में एक नया, जहाँ पर कि नए आने वाले युग की फिल्मों की शूटिंग और उनकी रिलीज़ आसानी से होगी। 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन आपने लिया, किसानों को लेकर के अक्सर देखा जाता है कि समस्याएं आती हैं, यहाँ पर क्या स्थिति है किसानों की? क्या नहीं, यहाँ किसानों के सहयोग की वजह से जेवर एयरपोर्ट का सपना पूरा हो सका है और किसान यहाँ बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि बड़ी परियोजनाएं उन्होंने खाली सुनी थी। 2001 से सुन रहे थे कि यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन कभी उसमें एप्लीकेशन भी नहीं लगी थी। और सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इस सपने को पूरा करना है, और मई 2017 में उसकी एप्लीकेशन डाली गई। तो और आज वो मूर्त रूप में है। तो वो सुनते आए थे, किसान थक गए थे सुनते सुनते, उनको लगा कि ये मौका है, इस मौके को नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने बहुत सहयोग किया, किसानों का ऐसा अभूतपूर्व सहयोग। क्या लगता है कि और क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर होंगी जो जिससे बाकी के लोग भी आकर्षित हो? अक्षय कुमार आकर्षित थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात किया, तमाम लोग, बॉलीवुड के तमाम नेता अभिनेता ने मुलाकात की, तो कौन कौन से लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं अभी? सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जोर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देना चाहते हैं, जहाँ फिल्में शूट हों, चाहे वो लीज पे हों, चाहे रेंट पे हों। फिल्म सिटी के पीछे प्रयास यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास यही है कि फिल्म सिटी आने से प्रदेश का, इस एरिया में नहीं पूरे प्रदेश का बहुमुखी विकास होगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार, युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। तो उसी भाव से बनाया जा रहा है। यहाँ पर कोई आवंटन करके और जो है आवंटन धनराशि जमा करने का कोई भाव नहीं है। मतलब आप डिटरमाइन है कि 2023 में ये भी जहाज टेक ऑफ कर जाएगा? हाँ बिल्कुल, फिल्म सिटी का काम वहाँ पर काफ़ी चलता हुआ आपको दिखेगा।
अब बढ़ लेते हैं थोड़ा यमुना एक्सप्रेसवे की और आगे बढ़ लेते हैं। आप उसके भी सीईओ हैं। कहाँ तक पहुँचा यमुना एक्सप्रेसवे का काम? एक तो इसको क्या कितने शहरों से इसको जोड़ा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक इसको जोड़ रहे हैं, शायद 6 लेन है ये हमारा। जी, ये ऑलरेडी ये तो चल रहा है। एक्सप्रेसवे 2011 में शुरू हो गया था और इसमें कुल 6 ज़िले हैं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा। तो अभी गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर का फेज 1 का मास्टर प्लान बना था, जहां डेवलपमेंट हो रहा था, जो कि जेवर में समाप्त हो जाता है। इसके बाद अलीगढ़ में टप्पल बाजना का एरिया है और मथुरा में राया का है। ये 2 अर्बन, यहाँ पर 4 अर्बन नोड बनाने जा रहे हैं। बड़ी बात यह कि जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, अब जैसे फॉग का इस समय मौसम चल रहा है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं और बहुत लोगों की जान चली जाती है, जैसे अभी ये एक्सप्रेसवे में जा रही, तो उसको रोकने के लिए यहाँ आप क्या उपाय कर रहे हैं? जी, अभी हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी है, उनके निर्देश पर आईआईटी से स्टडी कराई है रोड सेफ्टी की। उसमें जो स्टडी में जो उपाय आए हैं सामने की, मीडियन हटा के थ्राई बीम लगाया जाए और जो दोनों तरफ के मीडियन से उनको रेज किया जाए। इसके अलावा जो है स्पीड घटाए जाएँ, हाँ लिमिट की जाए। तो अभी हमने जैसे फाग के पीरियड में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक स्पीड कम कर दिया है, 100 से 75 कर दिया जी। और हाइप जो, लेकिन आपने 100 से घटा करके 75 कर दिया, लोग मानते नहीं है। नहीं, वहाँ पर काफ़ी कैमरे लगा दिए गए हैं। कैमरे लगा के आप फाइन तो कर सकते हैं, आप 5-5 हज़ार का 10-10 हज़ार का फाइन आप भेज देते हैं घर पे, लेकिन लोग जनरली जो ड्राइवर होते हैं वो मानते नहीं उस बात में। 3 बार के बाद तो ड्राइविंग कैंसिलेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का अभी नए मोटर व्हीकल एक्ट में प्राविधान हो गया है, तो काफ़ी अब कोएर्सिव हैं, तो अब उसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ जो है वो स्पीड गन्स भी जगह जगह पे लगा दिए गए हैं और पेट्रोलिंग के लिए भी हमने पुलिस को 6 गाड़ियां दी हैं, 6 इनोवा दी हैं कि लगातार वो स्पीड गन के साथ इनकी चेकिंग करे और जहां भी स्पीड से बढ़ते हुए आ जाए उनका तुरंत चालान किया जाए, जरूरत पड़े तो उनको बिठाया भी जाए थाने में, जिससे उनको ये मालूम हो सके कि ओवर स्पीडिंग से उनकी ही जान का खतरा है और दूसरे की जान भी खतरे में वो डालते हैं। क्या लगता है कि आसपास की ज़मीन, जो कि जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी, तो आसपास की ज़मीनें भी काफ़ी कॉस्टली हो जाती हैं, ऐसे में लोगों का टेम्पटेशन बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन वो ऑलरेडी नोटिफाई कर दी गई। 11 से 87 गाँव यमुना एक्सप्रेसवे में नोटिफाइड हैं, तो वहाँ पर ज़मीनों का कोई मिसयूज़ नहीं हो सकता है और जो वहाँ पर जो मास्टर प्लानिंग की जो ज़मीन है वो ज़मीन सुरक्षित रखी जाएगी, उसके भी सारे उपाय किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे से हमसे बात करने के लिए। लेकिन हम आपसे चलते चलते एक बात और जान लेंगे, आप हमारे के न्यूज़ के दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं? नहीं, पहले तो आपको बधाई देते हैं, आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है और प्राइम टाइम हम भी देखते हैं और काफ़ी सारगर्भित और बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का आप एंकरिंग करते हैं, तो आपको भी बधाई है और आपके के चैनल को भी बधाई है। और ये आप जो बातें पहुंचा रहे हैं लोगों तक, बहुत से लोगों तक वो बातें नहीं पहुंचती है, तो इस प्रकार आपकी रीच बहुत ही प्रभावशाली है, तो इस रीच को इसी तरह से बनाए रखिए और लोगों तक जो है नई जो विकास हो रहे हैं, नई जो संभावनाएं बन रही हैं, जो नई योजनाएं आ रही हैं, उनकी सूचना लोगों तक मिलती रहे, लोग जानते रहें, आपसे यही अनुरोध है। बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये है एयरपोर्ट मैन अरुणवीर सिंह जी, जो बता रहे हैं कि 3 बड़े प्रोजेक्ट लेकर के साथ में चल रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ें अभी भी रह गई हैं, इतनी लंबी बात करने के बावजूद भी। मथुरा में भी एक अपना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, मथुरा को एक सिटी, अच्छे आध्यात्मिक सिटी डेवलप करने की बात चल रही है और तमाम ये जो प्रोजेक्ट हैं वो 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगे और ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ताउम्र लोग याद रखेंगे, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट एक बड़ा एयरपोर्ट है, एशिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये होगा। और इसके अलावा भी जो फिल्म सिटी है वो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री का। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये समय पर सारी योजनाएं पूरी होंगी और प्रदेश की जनता और बाकी प्रदेशों की जनता भी इसका पूरा लाभ उठा पाएगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ में, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ। आप